शुरुआत करते हैं। थोड़ी देरी से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए मैं अपनी भूमिका ज्यादा संक्षेप में रखूंगा। मैं मॉडरेट कर रहा हूँ इस सेशन को। सेशन का नाम आप लोग जानते ही हैं, पीपल्स रेजिस्टेंस एंड मूवमेंट स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लिश में बात करूं ताकि जो हिंदी नहीं समझते हैं वो भी समझ लें। इसका फॉर्मेट ये रहेगा कि पहले मैं आग्रह करूंगा पुनीत जी से कि इस विषय के बारे में वो 15 मिनट बात रखें और उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू कर सकते हैं और कुछ लोगों को और बोलने के लिए दे सकते हैं। अभी लगभग 52 या 55 लोग हैं कॉल पे, इसलिए मुमकिन नहीं है कि सभी को मौका दिया जाए। कुछ हम लोग सुनेंगे। अशोक दा ने पहले ही आग्रह किया था कि उन्हें कुछ इस पे बातें रखनी हैं, तो वो रखेंगे। So in short, we'll start the session now. Sorry for getting delayed. The topic is people's resistance and movement strategies during the pandemic. We have with us Puneet Mins. He's an activist. I think most of us know him or have heard of him. The format is going to be like this. He will speak for about 15 minutes and then we will open the floor. Ashok Da has requested that he be given time. So we'll request Ashok Da to speak for 5 minutes and then we will share our ideas, concerns, and we'll take the topic to the people who have joined the call. So without further delay, पुनीत जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस विषय पे अपनी बात रखें और 15 मिनट में आप अपनी बात को समाप्त कर दें तो हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। धन्यवाद। सबको जोहार। कुछ दिन से हम लोग विशेषकर विजन से मेरा कुछ चर्चा हो रहा था और लोगों से भी चर्चा हो रहा था कि केवल कोविड-19 एक मुद्दा अभी के समय में है, लेकिन इससे पहले भी एनसीआर जैसा मामला, क्या बोलते सीए जैसा मामला सामने आया। आप कुछ साल पहले अगर देखिएगा तो डिमोनेटाइजेशन एक मामला सामने आके दिख रहा था। फिर पुलवामा केस जो हुआ, वो तमाम चीज को हम जोड़ते हुए आज बात रखने का प्रयास करेंगे। और आज जो हम आप लोगों के सामने अपना बात रख रहे हैं उसमें भी हम ये तलाशने का प्रयास कर रहे हैं कि हम खुद को एक जानने का हम खुद को भी एक जानने का क्या बोलते हैं इस चर्चा के दौरान हम जानना चाहेंगे कि आने वाला समय में हमारा रणनीति क्या होगा, विशेषकर क्या बोलते हैं सोशल मूवमेंट और जो भी इशू को लेके हम लंबे समय से जो सब लोग हम लोग संघर्षरत है, उसके लिए हम क्या रास्ता हम देख पाते हैं। तो ये तमाम चीज में हम आप लोगों से भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों के मन के अंदर आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ये पूरे जो घटना है, इस घटना को देखते हुए हम क्या रास्ता आगे चुनना चाहेंगे। एक तो हम देख रहे थे कि जब हम बोलते हैं आज पूरे देश में आप देखिएगा कि मजदूरों को लेके बहुत चर्चा हो रहा है, लेकिन मेरे मन में हरदम एक सवाल लगातार उठते आ रहा है कि इन मजदूरों को लेके जो सवाल आ रहा है, क्या इन मजदूरों का हाल आज ऐसा हुआ कि सदियों से इन मजदूरों का हाल ऐसा ही रहा था। आज इस क्राइसिस में हम इसको खुल के देख पा रहे हैं। आप देखिए हजारों हजार मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में आज की स्थिति में हैं, ये हम आज सामने से देख पा रहे हैं। लेकिन आप एक आकलन करिए कि ये लोग जब काम करने गए होंगे तो वहां इनका स्थिति कैसे था होगा, जिसको हम कभी देख नहीं पाए, लेकिन आज सामने हम इसको देख पा रहे हैं। लोग बोल रहे हैं मजदूरों के पास खाना नहीं है। निश्चित तौर से आज क्राइसिस के समय में इन मजदूरों के पास एक जो बड़ा समस्या है वो उनका लाइवलीहुड का समस्या है, लेकिन इसी लाइवलीहुड के लिए वो लोग एक राज्य से दूसरा राज्य में प्लान किए हैं एक बेटर लाइवलीहुड को पाने के लिए। लेकिन हम जब अपने कामों के क्रम में इसको देखते हैं तो हमको लगता है कि इन मजदूरों का स्थिति आज नहीं, सदियों से ये चला आ रहा है, सदियों से इन मजदूरों का स्थिति यही रहा है। अब हम लोग को सोचना है कि चूंकि ये सामने में निकल के आ गया, आज हम इसको खुद अपने आंखों से देख पा रहे हैं, तो आने वाला समय में हमारे जैसे जो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे जैसे जो सिविल सोसाइटीज है, उनका भूमिका आने वाला समय में क्या होगा इन मजदूरों को लेके। दूसरा एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि हम सब जानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में इन मजदूरों के लिए क्या जगह है, क्या रवैया कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है क्या रवैया अपनाते हैं इन मजदूरों के लिए।
क्योंकि अब कोविड-19 में ये पूरा उजागर हो गया है मजदूरों का स्थिति, तो अब कोविड अगर खत्म भी होता है तो इसके बाद इन मजदूरों का स्थिति क्या होगा? क्या इनके साथ शोषण बंद हो जाएगा? क्या इनका शोषण और बढ़ जाएगा? अभी चूंकि बहुत फैक्ट्रीज बंद है, क्या इन मजदूरों को कम दाम में काम कराया जाए और क्या बोलते हैं इनका काम कराने के बाद इनको वेतन नहीं दिया जाएगा? तो इन तमाम सवालों को लेके हम आने वाला समय में हमारा रणनीति क्या होगा, हमको लगता है कि आज जो लोग भी हम लोग चर्चा में बैठे हैं उनको इस सोचने का जरूरत है कि आने वाला समय में हम इन मजदूरों को लेके हमारा भूमिका क्या होगा, हम किस तरह से इन सवालों को सरकार के सामने रख पाएंगे। दूसरा, हरदम जब भी इस तरह का क्राइसिस आता है तो हम ज्यादातर उसी पे घुस के काम करने का प्रयास करते हैं कि भाई जिन लोगों के पास खाना नहीं है खाना दे दो। लेकिन आज एक सवाल, बड़ा सवाल ये भी है कि आप देखिए कि जो किसान लोग हैं उन किसानों के यहाँ से सब्जी उनके पास है। हम झारखंड के संदर्भ में अगर बात करें तो हमारे पास जो न्यूज आ रहा है, बहुत जगह किसानों के खेत में सब्जी है लेकिन वो सब्जी मार्केट में नहीं आ पा रहा है, लोग फेंक दे रहे हैं उनको। आज सरकार का भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं सरकार भी। तो हम इन सवालों को भी कैसे अपॉर्चुनिटी, इसको इस कोविड को एक अपॉर्चुनिटी मानते हुए हम इन सवालों को आने वाला समय में और बेहतर रूप से कैसे रख पाए। एक तो हम देख रहे थे कि आज फूड सिक्योरिटी का सवाल है, आज सब लोग सब्जी दाल चावल के लिए मारामारी हो, लेकिन आप देखिए सदियों से जल जंगल जमीन को लेके हम लोग का लड़ाई रहा है और आज एक सवाल जो हकीकत में बदल गया है कि आप कृषि योग्य जमीन को आप किसी भी हालत में कंपनी के लिए, इंडस्ट्री के लिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन इस पे भी देखिएगा कि माइनिंग कंपनी का बहुत ज्यादा जोर है कि हम इस तरह के कृषि जमीन को कैसे माइनिंग के लिए ले आज। लेकिन इस सवाल को हम खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। अब इस सवाल को हम खड़ा इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आज कोविड के क्राइसिस में ये सवाल उठाना चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी हम जैसे एक्टिविस्टों के लिए एक दुविधा बन के रह गया है कि हम आज अगर इस सवाल को खड़ा करें, जहां लोग कोविड को लेके परेशान है, तो क्या इस सवाल आज उठाया जा सकता है कि नहीं उठाया जा सकता, इसको भी सोचने का हम लोगों को जरूरत है। आज पूरे देश में अगर देखिएगा, विशेषकर हम लोग जब अपने आप को थोड़ा नजदीक से देखने का प्रयास करते हैं तो हम लोग हरदम एक शब्द का प्रयोग करते हैं कि तमाम पीपल्स मूवमेंट और जो लोग भी अपने अपने जगह में संघर्षरत है उनके बीच में एक सॉलिडेरिटी कैसे बन पाए। क्या सही में हम इस सॉलिडेरिटी के दिशा में कारगर कदम उठा रहे हैं कि खुद हम लोग अपने आप को भी ठगने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके कुछ मीटिंग में अगर हम बैठ जाए एज अ माइनिंग एक्टिविस्ट के रूप में, तो क्या ये सॉलिडेरिटी है क्या? कि कैसे अलग अलग मूवमेंट अलग अलग जगह में जो मुद्दों पे जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उन मुद्दों को अपने मुद्दों पे कैसे समाते हुए अपने संघर्षों को मजबूत करते हुए दूसरों के संघर्षों को भी मजबूत करने के दिशा में क्या हम ठोस पहल कर पाए हैं। नहीं तो हम लोग अपने आप को भी धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ हम वैसे जन संगठन वैसे संघर्षरत जो समूह है उनको भी धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं, ये बोलते हुए कि हम एक बड़ा सॉलिडेरिटी के लिए हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं या हम एक सॉलिडेरिटी की दिशा में हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आज कोविड के इस क्राइसिस में हम लोग को एक गहरा चिंतन करने का जरूरत है कि हम अगर सॉलिडेरिटी का बात कर रहे हैं तो सही में हम सॉलिडेरिटी का काम कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे भी हम लोग को चिंतन और मंथन करने का जरूरत है। नहीं तो हम लोग एक दूसरे का मीटिंग में केवल बैठ के अटेंड करके कुछ बातों को रख के हम ये महसूस करने लगेंगे कि हमारा एक बड़ा सॉलिडेरिटी बन रहा है, बड़ा सॉलिडेरिटी का समूह बन रहा है, लेकिन हकीकत में ये नहीं है। इसको लेके भी हमको लगता है कि आज के जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस को हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हुए इन तमाम बिंदुओं पर भी हम लोग को चिंतन करने का जरूरत है, ताकि एक बृहद सॉलिडेरिटी का जो हम बात कर रहे हैं उसके दिशा में हम एक ठोस कदम उठा पाए। आज
जब देखिएगा कि नया नया आइडिया, हम जब भी बोलते हैं कि जब पीपल्स मूवमेंट है तो आप बहुत सारा इनोवेटिव आइडियाज लेके आप काम करते हैं ताकि संगठन को एक नया दिशा आप दे पाए। अभी आप दिया जलाने का एक नया इनोवेटिव आइडिया आप देख लिए, आप क्या बोलते हैं टीना और घंटी बजाने का नया इनोवेटिव आइडिया आपको दिख गया। अब देखिए, ये दिया जलाने का हम पीछे जो मकसद रहा है हम सब लोग जानते हैं, और जिसको हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को बताने का जरूरत है। फिर भी इस इतिहास को थोड़ा पीछे जाके भी झांकने का जरूरत है कि ये पूरे जो प्रक्रिया है जो दिया जलाने का, कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया को हम लोग पहले भी करते आए हैं। कहने का मतलब है कि आप संघर्ष को एक सेलिब्रेशन के रूप में हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं, कि हम संघर्ष को भी एक उत्सव के रूप में देखते हैं, और समय समय पर हम संघर्ष को एक उत्सव के रूप में हम तब्दील करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर उदाहरण के रूप में अगर हम बता पाए तो जश्न संघर्ष का अगर बात देखें कि तमाम पीपल्स मूवमेंट के लोग एक जगह आते हैं और अपने संघर्षों को याद करते हुए एक जश्न मनाने का काम करते हैं। तो आज अगर हम देखें दिया जलाने का जो काम है, ये भी उसी आइडिया को लेके आगे बढ़ने का एक हमको लग रहा है कि दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे जो स्ट्रेटेजी रहा है सरकार का वो बहुत खतरनाक है। कि आज इस क्राइसिस में हर इंडिविजुअल को लगने लगा कि हम कोरोना से कैसे बचे, और इससे बचने के लिए अगर एक दिन भी अगर कोई दिया जला के हमको खुश करना चाहता है तो हम उस खुशी को महसूस करना शुरू कर दिए। कि आज हमको वो महसूस होने लगा कि चलो एक दिन हम दिया जला लेते हैं और क्या बोलते हैं फटाका फोड़ ले या टीना बजा ले, तो आज हमको खुशी मिल गया। इसलिए कि इतना हम दब के रह चुके हैं, इतने हम दबाए जा चुके हैं, इतने डराए जा चुके हैं कि इस माहौल पे अगर छोटा सा पल भी अगर खुशी का मिलता है तो लोग उस खुशी के पल में अपने आप को समा लेते हैं। और आज जो दिया जलाने का जो एक कार्यक्रम सरकार की तरफ से हुआ है, ये उसी को दर्शाता है कि किस तरह से एक इनोवेटिव आइडिया को लाते हुए पूरे देश के जनता को 1 घंटा मतलब 9 मिनट के लिए आप खुश कर दिए। आज इस तरह का चीज से भी हम लोग को शिक्षा लेने का जरूरत है कि आने वाले समय में पीपल्स मूवमेंट के लिए हम इस तरह का नया इनोवेटिव आइडिया कैसे लाए ताकि जो संघर्ष कर रहे हैं उनको भी महसूस हो कि एक खुशी का महसूस हो अपने संघर्ष को लेके, और उस संघर्ष में निरंतर बने रहे, संघर्ष को आगे ले पाए। नहीं तो सब लोग बोर हो जाएंगे, सब लोगों को ये लगने लगेगा कि हम पिट गए हैं, अब कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन देखिए इस माहौल में जहां सब लोग कोरोना से डर रहे थे, उस दिन दिया जलाने के लिए सब लोग छत में निकल के दिया जलाए और कुछ समय के लिए उस डर को आप निकाल दिए। इस तरह का जो एक तरीका अपनाया गया है, इस तरीका को भी हमको लगता है कि इस नए तरीकों को भी ढूंढने का जरूरत है, जहां हम अपने पीपल्स मूवमेंट को थोड़ा मजबूती दे पाए, जहां जोश दे पाए, कुछ पल के लिए उनको थोड़ा हम खुश करते हुए संघर्ष को और आगे कैसे ले पाए। इन तमाम चीजों को भी हम लोग को आज इस कोरोना के क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी मानते हुए इन चीजों को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम आज इसको प्रयास नहीं करेंगे तो, चूंकि देखिए क्या, जब सीए आया तो मेरा एक ही चीज मानना था सीए में, कि जब रांची में सीए को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ तो मैं मुस्लिम समाज के लोगों से बैठ के बात किया कि आप सीए का प्ले कार्ड नहीं पकड़िए, आप मत लिखिए कि हमको सीए नहीं चाहिए, हमको एनआरसी नहीं चाहिए। ये कौन लोग करेंगे? ये जल जंगल जमीन में लड़ने वाले जो लोग हैं, वो लोग नो टू सीए, नो टू एनआरसी का बैनर लेके धरना प्रदर्शन करे। लेकिन तब आप लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, सीएनटी एक्ट में कोई बदलाव नहीं आए, भूमि अधिग्रहण में कोई बदलाव नहीं आए, आदिवासियों का जमीन नहीं छीना जाए। इन तमाम मुद्दों को लेके आप धरना प्रदर्शन करिए। आप एक बृहद सॉलिडेरिटी का बात कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गया कि आज आदिवासी समुदाय के ऊपर में अगर आक्रमण है तो वो लोग केवल आप निकल रहे हैं सीएनटी एक्ट के लिए, भूमि अधिग्रहण के लिए, बाकी समाज को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब उनके ऊपर में आक्रमण होगा तो फिर आप सॉलिडेरिटी का बात करिए। ये एक मौका था सीए में, मेरा मानना है, ये हो सकता है हम मेरा सोच गलत भी हो, लेकिन मेरा ये अपना मानना था कि सीए में जो स्ट्रेटेजी हम लोग लिए, विशेषकर हम झारखंड के संदर्भ में अगर बात करें तो गलत स्ट्रेटेजी था। सीए के समय में एक अपॉर्चुनिटी था, हम वहां पर भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस किए
कि मुस्लिम समुदाय के लोगों में ये चीजों को कैसे हम, इस जल जंगल जमीन मामलों को कैसे हम क्या बोलते हैं उनके अंदर में डाले, ताकि कभी भी आदिवासी इशू पे वो लोग भी आदिवासियों के साथ खड़ा हो पाए। ये हम डाल नहीं पाए। तब सवाल हो रहा था नहीं नहीं अभी सीए का समय है, अभी एनआरसी का समय है, ये तो चर्चा होगा। ऐसा नहीं होता। समय है, उस समय पे ही आपको कुछ नया तरीका ढूंढने का जरूरत है। आज कोरोना का क्राइसिस है, डिमोनेटाइजेशन में भी वही हुआ, पुलवामा के समय में भी मेरा मानना वही हुआ कि हम बहुत अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिए जहां पर इन चीजों को हम डाल सकते हैं। आज देखिए फूड सिक्योरिटी का मामला हो रहा है, लोगों को चावल चाहिए, ये चावल आएगा कहां से? ये चावल निश्चित तौर से जमीन से आएगा। अब जमीन के लिए जमीन का लड़ाई वही लोग कर रहे हैं जिनका जमीन छीना जा रहा है, लेकिन उस जमीन का लड़ाई में और लोगों को कोई लेना देना नहीं। आज इस क्राइसिस को, इस कोरोना क्राइसिस में हम इन मुद्दों को वैसे समाज के बीच में भी कैसे ले जाए, इसके लिए हमको कुछ स्ट्रेटेजी तय करने का जरूरत है, ताकि आने वाला समय में अगर ऐसा क्राइसिस हो तो किसान हमारे हैं जो हमको दाल दे सकते हैं, जो हमको चावल दे सकते हैं, जो हमको सब्जी दे सकते हैं। ये चीज भी लोगों को बताने का जरूरत है कि केवल इंडस्ट्री से विकास संभव नहीं है। आपको जल जंगल जमीन को बचा के रखना है ताकि आपके पास फूड सिक्योरिटी बचा हुआ रहे, आपको क्या बोलते हैं अनाज मिल पाए। नहीं तो आज अगर जमीन ना रहा तो ये अनाज के लिए भी कल हम मरेंगे। आज अगर ये कोरोना नहीं हो और झारखंड के अगर संदर्भ में बात करें, पूरा जमीन अगर जल जंगल जमीन अगर लुटा गया तो कल ये क्राइसिस, फूड क्राइसिस तब भी होगा। आज जो क्राइसिस है फूड क्राइसिस, तब भी फूड क्राइसिस होगा। तो इन चीजों को हम कैसे और विभिन्न समुदाय के बीच में या वैसे समाज जो अलग अलग इशू पे लड़ रहा है उनके बीच हम कैसे डाल पाए, इस स्ट्रेटेजी को हम लोगों को सोचने का जरूरत है। और ये अपॉर्चुनिटी है कि इस क्राइसिस में, ये तो क्या है कि 1 साल के बाद वैक्सीन बन जाएगा। टीवी आया, लोग टीवी से बहुत परेशान थे एक समय में। एक टीवी सेंटर होता था जहां बीमार हुए तो वहां डाल दो, मरा तो मरा, बचा तो बचा। लेकिन आज टीवी ऐसा बीमारी हो गया है, डॉट के प्रोग्राम से आप 6 महीना में रिकवर कर देते हैं, तो टीवी कोई इशू नहीं है। पोलियो का बीमारी भी ऐसा ही था, लोग बहुत परेशान थे। पोलियो भी भारत में अगर माना जाए तो थोड़ा मुक्त हो गया है, पोलियो का बीमारी भी। ये कोरोना का भी वैक्सीन निकलेगा, कल इनको भी लोग भूल जाएंगे। फिर वही दौर शुरू होगा, मजदूरों का बकाया मजदूरी, आदिवासी का जल जंगल जमीन को छीना जाने का क्या बोलते हैं समस्या, क्या बोलते हैं दलितों पे आक्रमण, क्या बोलते हैं कॉलेज का फीस बढ़ना, कॉलेज में दलितों का एडमिशन नहीं होना, जात रंग भेद पे लड़ाई कराना, ये तमाम वैक्सीन बनने के बाद हो जाएगा। तो अब तो ये भी सोचने का जरूरत है कि क्या कोरोना का वैक्सीन बनना चाहिए, कि कम से कम अगर इस तरह भी अगर 1-2 साल चले तो कुछ परिवर्तन देश में आ जाए। तो एक इस क्राइसिस को हम अपॉर्चुनिटी के रूप में कैसे देख पाए, और आज जो समय है इस समय में हम अपने जो आंदोलन है या जो हमारा मकसद है उन चीजों को हम और मजबूत करने के दिशा पे क्या क्या कदम उठा सकते हैं, ये निश्चित तौर से सीनियर कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी वर्ग और तमाम लोगों को थोड़ा सोचने का जरूरत है। नहीं तो फिर हम लोग कहीं ना कहीं, हम ही नहीं बोल रहे कि मजदूर का समस्या जो दिख रहा है आज माइग्रेंट वर्कर का, अब देखिए एक मामला और सामने में जो दिख रहा है कि आज ये पता चल रहा है कि कितने माइग्रेंट वर्कर एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन कर गए हैं। अब आपके पास कानून भी है स्टेट माइग्रेशन एक्ट पे कि भाई स्टेट के अंदर पे एक मैकेनिज्म होना होगा जो कानून के तहत कि यहाँ एक लेबर जो भी दूसरा स्टेट जाएंगे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, जो स्टेट में जाएंगे वहां रजिस्ट्रेशन होगा। ये कहीं भी नहीं दिखता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग गए हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन आज देखिए इस कोरोना क्राइसिस में कम से कम ये दिखने को मिल रहा है कितने माइग्रेंट वर्कर, मतलब एक राज्य से दूसरा राज्य में बेटर लाइवलीहुड के तलाश में लोग गए हैं। और हम सब जानते हैं कि नहीं का बेटर लाइवलीहुड नहीं हुआ, सब जगह उनको शोषण ही हुआ है। डोमेस्टिक वर्कर को आप देख लीजिए, बड़े बड़े शहरों में डोमेस्टिक वर्कर है, आज उनका स्थिति क्या है। खेतियार किसान को देख लीजिए, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मनरेगा वर्कर्स को देख लीजिए, ऐसे तमाम मजदूरों को आप जब देखिएगा तो आज इस कोरोना में उनको तकलीफ जो हो रहा है, इससे ज्यादा तकलीफ उनको पहले भी था, लेकिन तब उनको भी महसूस नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनको दबा दिया गया है और वो मजबूर है कि भाई अगर हम काम नहीं करेंगे तो मेरा रोजी कैसे चलेगा। तो लोग अपनी मजबूरी में ये काम कर रहे थे।
अब इस समय में हम सरकार को कितना प्रेशर बना सकते हैं कि इन मजदूरों के लिए आप क्या सुविधा हो सकता है, कानून जो है कानून को कड़ा से कैसे लागू कराया जा सकता है, तमाम एक लाइन पकड़ने का जरूरत है आने वाला समय में, ताकि हम सरकार को थोड़ा दबाव बना सके कि मजदूरों का जो अधिकार है वो अधिकार सुनिश्चित हो। उनका भी लाइवलीहुड के बारे में सरकार को चिंता करने का जरूरत है। हर स्टेट में जो माइग्रेंट वर्कर है उनके लिए व्यवस्था होना चाहिए ताकि उनका जीविका बेहतर रूप से चल पाए। इन तमाम सवालों को लेके सब जितने लोग आज हम लोग इस चर्चा में बैठे हैं उनको क्या बोलते हैं सोचने का जरूरत है, चिंता करने का जरूरत है, ताकि आने वाला समय में हम इन मुद्दों को लेके बेहतर रूप से कैसे काम कर पाए उसका एक ठोस दिशा दिखे और एक बेहतर रणनीति बनाते हुए हम आगे काम कर पाए। तो इन तमाम सवाल अगर हम देखेंगे, इन आज का चर्चा में हम चाहते हैं कि इन तमाम सवालों को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए और बार बार हम दोबारा रिपीट करना चाहेंगे कि सॉलिडेरिटी जब हम बोल रहे हैं इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ये एक क्या बोलते हैं एक औजार के रूप में हम इसको देखते हैं कि एक ऐसा औजार है जो विभिन्न पीपल्स ग्रुप को मजबूत करते हैं। अगर हम बेहतर रूप से सॉलिडेरिटी का काम अगर कर पाए तो ये तमाम संगठन जो विभिन्न विभिन्न मुद्दों में संघर्षरत है उनको मजबूती प्रदान करेगा अगर एक बेहतर सॉलिडेरिटी को हम आगे ले पाएंगे। तो नहीं तो केवल दिखावा में अगर हम रहे कि ठीक है आज काबुल झारखंड माइंस एरिया कोऑर्डिनेशन कमेटी का फिश वर्कर फोरम से जान पहचान है, फिश वर्कर फोरम से का बोलते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट का लोगों से जान पहचान है, इतना से नहीं चलने वाला। हर जन संगठन, हर पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन जो देश के अंदर विभिन्न देश के अंदर जो कार्यरत है, हर लोगों को हर मुद्दों पे उनको साथ देते हुए एक साथ मिलके हम कैसे आगे बढ़े इस पे भी हमको लगता है कि चिंता करने का जरूरत है और इस पे मंथन करने का जरूरत है और एक सही रणनीति बनाते हुए हमको आगे ले जाना चाहिए। मेरे ख्याल से हम अपना बातों को इतने ही बोलते हुए थोड़ा खत्म करना चाहेंगे और कुछ अगर बीच में अगर हमको अगर कुछ बोलना हो तो हम दोबारा आप लोगों के सामने अपना बात को रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद पुनीत। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों से कमेंट इनवाइट करूं, मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं, शायद कुछ लोग नए शामिल हुए होंगे। पुनीत भाई ने चर्चा को एक बड़े फलक पर लिया है। उन्होंने सबसे पहले यही सवाल पूछा कि ये मजदूरों का हाल अभी इस दौरान हुआ है या पहले से था। एक बड़ी बात उन्होंने ये कही और वो इस पैंडेमिक को कोई अलग से नहीं देख रहे हैं बल्कि चीजें जैसी हैं उसमें एक घटनाक्रम के रूप में ही इसको देख रहे हैं। और उनका कहना है कि हमें सॉलिडारिटी की जरूरत है कटिंग अक्रॉस, जैसा कि होना चाहिए। और सीए के प्रोटेस्ट के दौरान भी ये सवाल उन्होंने किया था कि जो सीए में आज जो कम्युनिटी है, मुसलमान तबका है, वो आदिवासियों की लड़ाई को कितना लड़ रहे हैं और वाइस वर्सा। तो इस प्रकार से एक वृहत अगर सॉलिडारिटी मजदूरों की और अन्य ऑर्गेनाइजेशन की बनेगी तब हम लोग एक ठीक दिशा में जा सकेंगे। और उन्होंने कहा कि इसके बियॉन्ड हम लोग कैसे जाएंगे। ये एक सवाल है कि अब ये खत्म हो जाएगा तो फिर क्या हम लोग करेंगे, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये भी उन्होंने सवाल लोगों के लिए छोड़ा है। मैं इसमें बस एक दो बातें अपनी जोड़ना चाहूंगा कि ये सॉलिडारिटी में एक जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क होता है वो सबसे कठिनाई का कारण होता है कि इतने सारे संगठन हैं। अगर सिम्टम्स को देखें कि हमारा जंगल जा रहा है, जमीन जा रही है, खेती में ये समस्या है, उसको किसी आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क में नहीं देख पाते हैं। और शायद ये कोविड पैंडेमिक ने हमें एक मौका दिया है कि इसको एक मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क में या कैपिटलिज्म के खिलाफ जो सबसे मजबूत आवाज रही है उसके फ्रेमवर्क में भी देखने की जरूरत है। आज जब लाखों मजदूर निसहाय अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, तो इसका आभास भी हमें हो रहा है कि हमारी कमी है कि हमारे पास उतने बड़े संगठन नहीं है कि सरकार की इस कमी को उजागर ठीक से हम लोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इस सरकार को भी हटाना उतना ही जरूरी है इस लड़ाई में। तो
इस बुरी परिस्थिति में भी हम लोग सरकार को घेरे में नहीं ले पाए हैं, बल्कि सरकार ने एक तरह से थाली बजवा के या ताली बजा के लोगों को अपने साथ लिया है, ये भी देखने में आया है। लेकिन एक जो बहुत बड़ा तबका है, पता नहीं कि वो तबका कितना संगठित है, क्योंकि कोई भी संगठन बहुत बड़े पैमाने पर नजर नहीं आ रहा है कि वो कोई स्टेटमेंट उसका प्रभावी है या लोगों में जा रहा है या मजदूरों में ही जा पा रहा है। तो इसकी भी एक कमी मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर देखने मिली है इस दौरान। लेकिन ये अच्छी बात हुई कि इसमें लाखों लोग जो है, खासकर जन संगठन के लोग, जैसा कि पुनीत ने कहा कि भूखे हैं लोग तो खाना खिला दो, वो हमेशा से हम लोग मानते आए हैं कि वो जरूरी है और वो करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा क्या? तो क्या हम लोग सरकार की नीतियों पर प्रश्न चिन्ह लगा पाए हैं, या मजदूरी के बहुत मूलभूत सवालों को उठा पाए हैं, या फैक्ट्री की कंडीशंस को उठा पाए हैं, या सिर्फ ये मजदूरों को ही समझा पाए हैं कि कैसे उन्हीं का श्रम का मोल उनको मजदूरी में मिलता है, और क्योंकि वो श्रम नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए उनको मजदूरी नहीं मिलेगी। यानी वो एडवांस में काम करते हैं और वो जो काम करते हैं वही काम का मूल्य उनको मिलता है। ये भी साधारण बात अगर हम मजदूर तबके को हम लोग अपने चर्चाओं से ये संदेश पहुंचा सके या ये रियलाइजेशन हो तो एक बड़ी बात होती, लेकिन ऐसा कुछ दिखने ही नहीं हो रहा है। तो मैं अपनी टिप्पणी के बाद मैं इस फ्लोर को खोलूंगा। सबसे पहले मैं अशोक दा, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि बात करना चाहते हैं, तो अशोक दा अगर हैं तो वो अपनी बात 5 मिनट में रख लें, समय का ख्याल रखें। और फिर बाकी लोग अगर कोई मंजूनाथ, अगर आप इसको कोऑर्डिनेट कर सके, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है रेज हैंड वगैरह करने का, तो अगर आप रेज हैंड कर सके, अगर आप बोलना चाहते हैं तो वो बेहतर एक प्रक्रिया होगी लोगों की बात। शुक्रिया आशीष। मुझे पुनीत के जो प्रेजेंटेशन और आपने जो रखा उसी के ऊपर थोड़ा टिप्पणी करनी है, और पुनीत से एक खास सवाल है या सुझाव है। पुनीत, मैं इसमें आप आदिवासी आंदोलन से आते हैं, एक अहम बात है, हम सब ने जो सामाजिक इतिहास से सीखा है, आदिवासी समाज कभी भी मुख्य धारा के हिस्सा नहीं रहे या उनको रखा नहीं गया। यहाँ तक कि उनकी जो ऐतिहासिक आंदोलन है, जो उनकी अवदान है राष्ट्रीय आंदोलन में, उसको भी नहीं माना जाता, अलग से ही रहा। और एक तरफ उनके वजूद को माना नहीं गया, ये हम लोग सब जानते हैं, खास करके जो आदिवासी आंदोलन में है। लेकिन इससे रहते हुए भी आदिवासी समाज ने कुछ वैकल्पिक व्यवस्था अपने बनाया, चलाया, उसके लिए लड़े भी और आज भी लड़ रहे। अब आपने बहुत अच्छा तीन समाज की बात की है, मैं समाज कह रहा हूँ, मजदूर वर्ग के सिलसिले में आपने, और सीए आंदोलन के खिलाफ, सीए के खिलाफ आंदोलन, मुस्लिम समाज की बात की, दलित की बात की। ये तीन मुख्य हम लोग मेहनतकश समाज है। बाकी जो दलित या मुस्लिम है वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा में शामिल रहे या माना जाता रहा, या उनकी मुस्लिम भी मुख्य धारा में चर्चा होती रही है। लेकिन अभी जो स्थिति हुई, जो आपने बताया और अभी आशीष ने बताया, मैं डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ, इसमें एक चीज जो साफ दिख रहा है कि इस मेहनत का समाज, जिनकी कोई गिनती नहीं, जिनकी शुमार नहीं है, ना तो सरकार के पास है कि कितने ऐसे मजदूर हैं। मैं इसको पलायन नहीं कहूँगा, ये पलायन कहना गलत बात है, अपमान है। मजदूर श्रम जो है पूंजीवादी व्यवस्था में बाजार के साथ जुड़ता है, तो जहां बाजार है श्रम हो ही जाएगा, इसीलिए लोग गांव से शहर गए, जहाँ पे उद्योग है, सब है। और आज सारे देश के जो अर्थनीतिक बोझ है वो इनके कंधे में है, और वही लोगों को आज अपने खाने के लिए भिखारी बनना पड़ा।
उनके वजूद खत्म कर दिया। आज इस समाज मेहनत का समाज का, जिनके बारे में किसी को आंकड़ा नहीं है, न सरकार के पास है, न रिसर्च वाले के पास है, न सामाजिक आंदोलन में, यहाँ तक कि ट्रेड यूनियन के पास भी नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बारे में है। ऐसे इतने करोड़ों लोग, करीब करीब 35 से 40 करोड़ लोग हैं, जिनका वजूद इस सरकार ने और इस व्यवस्था ने खत्म कर दिया। तो ये एक मौका है, और मौका नहीं कहना चाहिए, एक परिस्थिति है जिसमें आदिवासी समाज, और इसमें भी आदिवासी लोग हैं इन सब शक्ति में, इनको एक करने की, जिसकी बात आपने सॉलिडारिटी कहा। लेकिन इस सॉलिडारिटी के जो आशीष पॉइंट उठा रहे हैं, उसका एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर इस पे आप सोचे, आप जो बताए कि एक आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क आदिवासी आंदोलन ने हम लोगों को दिया है, जो मौजूदा कोविड क्राइसिस है, कोविड से संकट हुआ, जो एक बड़ा पर्यावरणीय समस्या से क्राइसिस सामने खड़ा किया, सारे माहौल में इतना गड़बड़ है, उसके लिए आदिवासी समाज के पास एक परंपरा, कई जगह चर्चा भी हो रही कि कोई कह रहा है गो टू रूट्स और ये सब बात हो रही, लेकिन मेरे ख्याल से आदिवासी समाज ने एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल वो दिया है कि जो प्राकृतिक संपदा है उसमें सामूहिक अधिकार की, व्यक्तिगत मालिकाना नहीं। आज अगर मजदूर गांव से शहर छोड़ के शहर जाना पड़ा, जिसमें ज्यादातर लोग बहुत भूमिहीन है या बहुत बहुत गरीब किसान है, क्योंकि उसके पास साधन नहीं था। आज जब वो गांव में वापस आ गया है, वो क्या करेंगे? वो उनके लिए कोई रोजगार का साधन तो सरकार बनाने से रहे, ना कोई राजनीतिक प्रक्रिया है इसके लिए, उसे खुद ही अपना जुगाड़ देखना होगा ना, तो कहाँ जाएगा? तो वही जमीन जंगल जानी पड़ जाएगा। इन्हीं एरिया से ज्यादा लोग वहां जाते हैं। तो क्या ये राजनीतिक फ्रेमवर्क बन सकता है, जिसको आप सॉलिडारिटी की बात कर रहे हैं? मैं एकता कहूंगा, मैं सॉलिडारिटी बहुत शरीफ लोगों की भाषा है, मजदूर वर्ग की भाषा नहीं। एकजुटता, और दुनिया के इतिहास ने गुलाम आंदोलन ने से लेके एक नारे हमको जो दिया है वो है एकता मैत्री जो है, और उसके लिए मुक्ति का नारा, शोषण से मुक्ति का, और फिर एक नया समाज का निर्माण। इस आधार में अगर हम देखें कि जो सामूहिक अधिकार जल जंगल जमीन पे जिसके लिए आप और हम सब लड़ रहे हैं, इसकी एक राजनीतिक विचार इसके आधार पे बनाया जाए, अभी नहीं है देश में। इसको एक किस्म का वो देखा जाता है कि आंशिक लड़ाई है, लेकिन ये मुख्य लड़ाई मेरे ख्याल से अब बन सकता है, क्योंकि इतने बड़े श्रम शक्ति को आप व्यक्तिगत रूप से एंगेज नहीं कर सकते, सामूहिकता में एंगेज कर सकते, और उससे एक नया सामाजिक व्यवस्था की निर्माण की बात शुरू होगी। आखिर हमको एक नया समाज भी बनाना है, इस समाज में लोगों को भला नहीं हो सकता। इसमें यही होगा कि खाना जो हमको अन्न दे रहा है, जो उत्पादन दे रहा है, वो भीख मांगे बनेंगे। एक नया समाज के निर्माण के लिए संपदा के ऊपर सामूहिक अधिकार होना चाहिए। इस राजनीतिक खाके में अगर हम लोग चर्चा शुरू करें, और ये आदिवासी आंदोलन में गंभीर ये बात है, बहुत गहरी है इतिहास में, और दुनिया के मजदूर आंदोलन में जहाँ भी इनकलाब हुआ, मैं यहाँ पेरिस कम्यून की बात करना चाहूंगा 19वीं सदी में। 5 मिनट हो गए, काफी लोग हैं। मैं खत्म कर, सामूहिक परिषद जो बना था वो संपदा के ऊपर सामूहिक अधिकार को लेके फैसले भी सामूहिक होता था। उस पैटर्न पे हम लोगों को क्या सोचना चाहिए? एक आदिवासी आंदोलन के बड़ा साथी होने के बड़ुआ साथी, अगुआ साथी, आप इस बारे में क्या समझते हैं और आपके आंदोलन क्या समझ रहे हैं? और साथी अपने सवाल या अपनी टिप्पणी रखना चाहेंगे तो रखें। उन्हीं ने जो सवाल उठाए थे उसके परिप्रेक्ष्य में आप अपनी बात। Ashish, there are a few questions in the chat window.
I think maybe you're not able to access them. So do you want me to read them out to you? So I'm just reading out. There is a question by Vijayan early on. At a time like this, can we raise the issue of the deeper socio-political, cultural exploitation involved in the lives of our communities, especially those who have been engaged in battles over natural resources, land, forest, or we will get branded as people who are not understanding the real crisis? आपको सवाल सुनाई दिया? हाँ, एक तो अभी के समय में ये पीपल्स मूवमेंट क्यों ये बात सामने आ रहा है, दूसरा ये सॉलिडरिटी क्यों आज कोविड के क्राइसिस के समय में बात निकल के आया या तो इस चर्चा में आया, इसका जवाब एक नहीं, उसके पहले वाला सवाल ये था, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, पूरा नहीं सुन पाया, कि ये जो पूरी तरह से जो ये एक्सप्लॉयटेशन वाली व्यवस्था है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, नेचुरल रिसोर्सेज का है, ये जो क्राइसिस इसके सामने दिख रहा है, ये इस कोविड ने उसको उछाला जो है, उसमें मुझे लगता है कि सवाल ये है कि उसको हम लोग उछाल सकते हैं कि नहीं, या हमको ये देखा जाएगा, ऐसे लोगों की तरह देखा जाएगा कि जो इररिलेवेंट सवाल उठा रहे हैं, जिसका अभी मौका है। देखिए, इस पे मेरा झारखंड के संदर्भ में कुछ बड़का गांव एक इलाका है जहां कुछ 22 मेगा कोल ब्लॉक का बोलते हैं म्यूज साइन हुआ है, और पूरे इलाका खेती जमीन है, जहां आदिवासी लोग भी है, दलित भी है और मूलवासी लोग भी है। मेरा लगातार उनसे बात हो रहा है कि इस कोविड क्राइसिस के समय में एक मैसेज कनपुरा बचाओ संघर्ष समिति, जो पिछले 10-15 साल से संघर्षरत है बड़का गांव इलाका में, कनपुरा घाटी में, उनसे मैं निरंतर बात कर रहा हूं इस क्राइसिस के दौरान कि आज एक समय है जहां कनपुरा बचाओ संघर्ष समिति जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को एक मैसेज झारखंड को देने का जरूरत है या स्टेट को देने का जरूरत है कि कनपुरा घाटी खुला हुआ है इस क्राइसिस के समय में, और हम लोगों के पास जो भी सब्जी उपजाया हुआ है, ये सब्जी हम लोग सरकार को, वैसे नीडी व्यक्ति जो है, हम उन तमाम लोगों को सहयोग करने के लिए तैयार है। तो अब देखिए क्या है कि हम कनपुरा घाटी के लिए वहां के लोग लगातार संघर्षरत है, लोग गोली खा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, क्यों? उस कृषि जमीन को बचाने के लिए। आज ये वैलिड हो गया कि आज कोविड क्राइसिस में सब्जी आपको उपलब्ध नहीं हो रहा है, चावल आपको उपलब्ध नहीं हो रहा, और भी खाने का सामान आपको उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनके पास बड़े पैमाने पे है। तो क्या ऐसे समय में हम अब डायरेक्ट अगर कोई बोले कि भाई हम मेरा जमीन को छोड़ दिया जाए, हम जमीन कंपनी को नहीं देना चाहते हैं, तो एक स्ट्रेटेजिकली आज इस समय में थोड़ा वो गलत हो सकता है, लेकिन आप इसको एक रणनीतिक तौर पे इस बहस को कैसे ले सकते हैं कि भाई हमारे पास जो जमीन है, उस जमीन पे जो हम उपजाए हैं, उस तमाम चीजों को हम इस क्राइसिस में सरकार को, जनता को देने के लिए तैयार। तो कम से कम इस तरह का रणनीति में भी हम उन बातों को बोल दे रहे हैं कि भाई जमीन हमरा है, हम इसको बचाना चाहते हैं, इस जमीन पे हम खेती करना चाहते हैं, ताकि हम इस जमीन से जुड़े रहे, मेरा जीविका चल सके, और इस क्राइसिस में भी हम लोगों को मदद कर पाए। तो आपको थोड़ा एक रणनीतिक तौर पे इस तरह का स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा कि हम आज कोविड क्राइसिस के समय में भी जल जंगल जमीन का इशू को हम किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस सवाल तो है, लेकिन इस सवाल आज भी रुका हुआ है। लोग कहीं ना कहीं इस सवाल को इस क्राइसिस में दबा के रख दिए हैं, जबकि आज समय था आप इन मामलों को उठा सकते थे। एक केवल अशोक दा का जो एक सवाल था कि एक राजनीतिक फ्रेमवर्क आदिवासी पर्सपेक्टिव में क्या होगा, देखिए ये सही में एक बड़ा सवाल है, और ये निरंतर एक सोचने का जरूरत है। और झारखंड में हम लोग जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन और जो लोग भी हम लोग काम कर रहे हैं, निरंतर हम लोग इस पे क्या बोलते हैं, पिछले कुछ समय से हम लोग इसमें चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या रणनीति हम बना पाए कि इस तरह का सवालों को, अब जैसे सवाल जल जंगल जमीन और लेबर, ये कभी भी साथ में नहीं दिखता था, लेकिन आज एक प्रयास करने का कोशिश किया जा रहा है कि कैसे हम जल जंगल जमीन के जो मुद्दे हैं और जो मजदूरों का जो मुद्दा है, जहां हम बोल रहे हैं कि श्रम वहीं पर जाता है जहां बाजार है, निश्चित तौर से बाजार है तो श्रम वहां लगेगा, और
और ये लोग उस बाजार में जाते हैं अपने श्रम को देने के लिए और उसके एवज में उनको जो भी मिलता है। तो हम इन जल जंगल जमीन के आंदोलन या आदिवासी आंदोलनों को कैसे हम मजदूर आंदोलन से साथ ले पाए, इसका निश्चित तौर से एक फ्रेमवर्क, राजनीतिक फ्रेमवर्क बनाने का जरूरत है। और मेरे ख्याल से इसको हम कुछ लिख के या कुछ लिख के हम कुछ, मेरा मानना है कि हम इसको लिख के कुछ नहीं बना पाएंगे। ये एक चलते चलते बनने वाला प्रक्रिया है। मेरा मानना है कि आज इस क्राइसिस में ये प्रक्रिया शुरू हो और ये चलते चलते आदिवासी आंदोलन, वर्कर्स मूवमेंट कैसे साथ हम लोग मिलके आगे बढ़ पाए, ये एक प्रयास करने का जरूरत है। कहीं हम इसको, मेरा मानना है कि इसको कोई लिख के हम लोग कर नहीं पाएंगे, लेकिन तब भी है कि अब एक समय आ गया है कि जो जंगल के आंदोलन में है, जो जमीन के आंदोलन में है, वो कैसे आज जो वर्कर्स मूवमेंट है या जो मजदूरों का जो क्या बोलते हैं दशा है, उस पे इन मूवमेंटों का भी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, ये एक प्रक्रिया को आगे ले जाने का जरूरत है। Jessilia has asked, at present, despite having Food Security Act, do you see India has failed to feed its population at this time of crisis? And do you feel instead of having a national population register, should the government have a national registry for migrant workers? And the third one is, what could be the immediate relief for laborers, sending them back home or let them stay at places where they starve? इस पे एक चीज जो है कि कानून है कि आप इंटरस्टेट माइग्रेशन है तो जो भी पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, प्राइमरी एम्प्लॉयर है, उनको जो जिस स्टेट से अगर ले जा रहे हैं वहां लेबर डिपार्टमेंट में उनका रजिस्ट्रेशन होना है कि भाई ये लेबर किस राज्य में जा रहे हैं, और जिस राज्य में जा रहे हैं वहां भी उस राज्य में भी उनका रिकॉर्ड होना है। लेकिन ये मैकेनिज्म पूरा फेल है। ये आज फेल नहीं हुआ, ये पहले से ही फेल था, क्योंकि आज इस क्राइसिस में ये पूरे चीज देखने को मिल रहा है और हम इसको एक अवसर मानते हुए कैसे हम इन जो चीज है, जहां पर लूप होल है, जहां पर लैकिंग है, यहाँ पर हम गवर्नमेंट को कैसे प्रेशर बना सके कि इस तरह का व्यवस्था को आपको स्थापित करने का जरूरत है। एक चीज दूसरा है कि जो माइग्रेंट वर्कर अलग अलग राज्य में फंसे हुए हैं, अब लॉकडाउन के कारण वो उस राज्य से अपने राज्य में नहीं आ सकते क्योंकि उनको आने भी नहीं दिया जाएगा, और अगर आने भी चाह रहे हैं तो बहुत जगह ब्लॉकेड है जहां वो आ नहीं पाएंगे। तो अब एक सवाल यहाँ पर खड़ा एकदम होता है कि जिस स्टेट में जो वर्कर है उस स्टेट का ये दायित्व बनता है कि वहां जो माइग्रेंट वर्कर है जो उस राज्य के लिए अपना श्रम दे रहे हैं विकास के लिए, उनका देखभाल वो राज्य में बेहतर रूप से कैसे हो पाए, ये मेरे ख्याल से सुनिश्चित करने का जरूरत है हर राज्य को। और इसके लिए हमारा कोई कदम हो सके उस कदम को लेके थोड़ा चर्चा करना चाहिए, और उस पे हम लोग का इनिशिएटिव क्या होगा, उस सीनियर कार्यकर्ताओं को हमको लगता है कि उस पे कुछ कदम उठाने का जरूरत है। फूड सिक्योरिटी के बारे में सवाल रह गया। देखिए फूड सिक्योरिटी, आज देखिए हम झारखंड के संदर्भ में भी अगर बात करें, अभी अगर हम फूड सिक्योरिटी का एक अंग अगर पीडीएस को भी देखें, आप देख लीजिए पीडीएस का क्या स्थिति था कि जो चावल देना उतना चावल डीलर नहीं देगा। आज ये खुल के और देखने को मिल रहा है, आज डीलर का रवैया वही है कि कुछ देने का नहीं है। आज उनके पास जो स्टॉक आ रहा है उनको कालाबाजारी कर रहे हैं। अभी जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हम राइट टू फूड कैंपेन का कुछ हम देख रहे थे झारखंड के संदर्भ में, तो एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म वो लोग बात कर रहे हैं कि भाई एक बेटर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कैसे हो कि जो पीडीएस है वहां से जो राशन गरीबों को जाना चाहिए वो मिले। अब सवाल ये है कि जो राशन कार्ड है बहुत लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनका क्या होगा। आज इस क्राइसिस में हजार सवाल खड़ा हो जा रहा है। जिनके पास राशन कार्ड है उनको नहीं मिल रहा है, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो क्या करेंगे। हमारे झारखंड राज्य में एक मुख्यमंत्री की तरफ से क्या बोलते हैं ये संदेश आया है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी दिया जाए। एज यूजुअल बोलने के लिए होता है, लेकिन कितने लोगों के पास पहुंच रहा है। हम तो आज के क्राइसिस के संदर्भ पे नहीं देख रहे। पीडीएस से लोगों को जो राशन मिलना चाहिए वो समय पे मिलना चाहिए, और जितना देना है उतना मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित हो। आज के समय में हम इसको कैसे हाईलाइट करें।
दूसरा है जिनका राशन कार्ड नहीं है उनका राशन कार्ड बने। अभी आप जिनका राशन कार्ड नहीं है उसको राशन तो आप दिलवा दीजिएगा, कुछ सरकारी प्रेशर बना के या कुछ नए तरीके से कुछ भी करके आप उनको दिलवा दीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या होगा इनका अगर राशन कार्ड नहीं है। हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि सिस्टम तो पहले से ही फेल था, आज वो थोड़ा हम लोग को ज्यादा दिखने को लगा। इस समय में हम उस सिस्टम पे सवाल कैसे खड़ा करते हुए आने वाला समय में उस सिस्टम को थोड़ा दुरुस्त करने की दिशा पे क्या कदम उठा सकते हैं वो करें। तो आप हजारों, मतलब आप ईमेल देखिएगा, हजारों ईमेल मिलेगा आज के समय में। नहीं, आज से अगर आप 3-4 साल पहले का भी ईमेल देखिएगा कि भाई पीडीएस ठीक से बट रहा नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, उनको चावल मिलना था, राशन मिलना था, मिल नहीं पाया, इसलिए लोग भूख से मौत हो गया। भूख से मौत का भी आप देखिए बहुत जगह भूख से मौत का बोलते हैं इशू रहा है। तो सवाल आज नहीं है, आज ये प्रूफ कर दिया गया कि सिस्टम फेल है। आज ये प्रूफ हो गया कि सिस्टम फेल है और इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए हमारा भूमिका क्या होगा, इस पे चिंतन करने का जरूरत है। इस सिस्टम तो पहले से फेल था। आज क्या बोलते हैं पीडीएस मतलब राशन बांटने का, पहले से राशन लोगों को नहीं मिल रहा है तो सही नहीं मिल रहा है, समय से नहीं मिल रहा है, ये तमाम चीज पहले से। मैं एक चीज जोड़ देता हूँ पुनीत जी, इसमें मुझे ये जोड़ना है कि ये सिस्टम जो पहले, जब आप लोग को याद होगा कि आधार जब आया था कार्ड, तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया जा रहा था कि पीडीएस का राशन जो है लोग दिल्ली में भी उठा पाएंगे आधार कार्ड के। वो कंप्लीटली वो कैसा प्रोपेगेंडा था वो आज के समय में जाहिर हो गया कि सरकार को ही कम्युनिटी किचन चलाना पड़ रहा है दिल्ली या अन्य शहरों में। कुछ ना कुछ तो चल रहा है। मैं ये भी कहूंगा कि जिस स्केल में सरकार रिस्पॉन्ड कर पाती है, अगर वो नहीं करे तब तो भूखमरी हो जाएगी और कई लोग मर जाएंगे ऐसे ही। तो वो नहीं हो रहा है। एक वेलफेयर स्टेट का एक मैकेनिज्म है तो कुछ ना कुछ दे देता है। पीडीएस में भी वही हुआ है। अगर अभी पीडीएस नहीं होता तो हमको लगता है कि बहुत ही भयानक स्थिति होती, क्योंकि जो भी अभी लोगों के पास वो डीलर जो काट छाट के देता है, जैसे बिहार में 5 किलो में 4-4.5 मिल जाता है लोगों को, तो वो है। तो ये भी हम लोग को हाईलाइट करने की जरूरत है, खासकर माइग्रेंट वर्कर्स को लेके, कि आधार का क्या हुआ, वहां तक क्यों नहीं पीडीएस से वो ले पाए। और सवाल है इस पे या इससे इतर? उस पे नहीं, दूसरा सवाल है। Okay, Ashok Maridas has asked, in the context of failure to broad-based mass movement and other struggles to connect with other pro-people struggles, how can we build a pan-Indian platform like NAPM that can bring different sections under one umbrella while retaining the autonomy of each of the people's movement under it? Isn't it high time? देखिए, थोड़ा मजाक लहजे में मैं इसको बोलना चाहूंगा कि आप भी दिया जला दो, जितने भी पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन है उस पे मैसेज डालो कि भाई एक दिन का दिया जलाओ। हो सकता है ये कनेक्शन बना दे लोगों को। आज मतलब आपको कुछ तो करना है, लेकिन तब है कि कैसे होगा इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। और हमारे जो ग्रुप आज चर्चा में बैठे हैं, इन्हीं में से किन्हीं सब लोगों को सोचते हुए चीजों को सामने लाने का जरूरत है कि हम, जैसे एनएपीएम का बात आ रहा है कि विभिन्न का बोलते हैं पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे एक साथ ला सके, तमाम का बोलते हैं मुद्दों को हम एक साथ लेके का बोलते हैं देशव्यापी आंदोलन कैसे कर सके। अब इसको करना है तो कुछ नए तरीके से आपको सोचना पड़ेगा और इसके लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा। मतलब कि अभी हम अगर सच बोले तो देखिए हम लोग के पास भी आप उस तरह का एक्टिविस्ट कितने बच गए हैं। आप हम तो एक सवाल मेरा इसमें है जो आज मतलब कि इस चर्चा में नहीं, फिर भी मैं उस बात को जोड़ना चाहूंगा कि आज जो लीडरशिप का सवाल है, लीडरशिप का, वो भी कहीं ना कहीं पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन में आपको बहुत कम हो रहा। कितने नया युवा लोग इस तरह के पीपल्स मूवमेंट में जुड़ पा रहे हैं आज। जबकि देखिए सीए जब हुआ तो कितने लीडर लोग दिख रहे थे, मतलब अच्छा भाषण देना, बातों को बेहतर रूप से रखना, चीजों को समझना, ठीक है ना। ऐसे तमाम क्राइसिस के समय में आपको बहुत लोग मिलेंगे। इनको हम कैसे जोड़ सकते हैं, ये लोग कैसे का बोलते हैं एक नया युवा लीडर के रूप में सामने आ सकते हैं, ये तमाम चीज मेरे दिल पे हरदम ये हमको मतलब कि एक सवाल मेरे ऊपर में आते रहता है कि
आज के बाद नया युवा लोग कैसे आएंगे, क्या बोलते हैं, जल जंगल जमीन के मुद्दों को लेके, माइग्रेंट वर्कर के मुद्दों को लेके, डोमेस्टिक वर्कर के मुद्दों को लेके, दलित इशू को लेके, कैसे हम नए नए युवाओं को जोड़ पाएंगे। आज जिस तरह से लोग क्या बोलते हैं विकास के दौड़ पे अपने आप को एकदम उस रास्ते में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, इस समय में ऐसे लोगों के बीच में भी हमारा प्रयास क्या होगा, ये भी एक चिंता करने का विषय है। Can you guys hear me? ये था कि कोविड का असलियत आदिवासी इलाकों में क्या है, मतलब मेरा पूछने का ये भी मतलब है कि क्या इससे ये साबित हो रहा है कि माइनिंग कम है, एकदम इंडस्ट्रिया बंद हो गया है, लैंड एक्विजिशन ऑलमोस्ट कंप्लीटली स्टॉल हो गया है, तो इससे हमें जो जल जंगल जमीन का लड़ाई आपने बोला उसमें एक नया तरीके का एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है, या फिर इकोनॉमिक लॉसेस या फाइनेंशियल लॉसेस जो माइग्रेंट वर्कर्स के थ्रू भी आता था, जिससे जिंदगियां चलते थे आदिवासी इलाकों में, वो पूरे तरीके से धप पड़ने से एक पूरा एक चुनौती दिख रहा है क्या? क्योंकि अभी इंडस्ट्री पूरे तरीके से धप पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे लैंड एक्विजिशन कमजोर हो गया है, माइनिंग एकदम रुक के पड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है आदिवासी इलाकों से, तो उसमें एक चैलेंज वर्सेस अपॉर्चुनिटी का सवाल था। देखो, मेरा जो समझ है इसमें, हम एक आदिवासी होने के नाते जो देख रहे हैं, इस तरह का जो क्राइसिस है जहां पर हम बोल रहे हैं कि अगर माइनिंग बंद हो गया है तो लोग वहां काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो अब स्थिति क्या है। अब अगर हम देश के और कोना में देखेंगे जहां मजदूर है, तो भाई बंद हो गया तो उनके पास जो पैसा था वो खत्म हो गया, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, राशन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है ना, कोई पूछने वाला नहीं है, जहां भाड़ा में रहते थे भाड़ा नहीं दे पा रहे हैं तो लोग निकाल दे रहे हैं उनको, ये तमाम तरह का समस्या उनके पास है। लेकिन अगर झारखंड के संदर्भ में राजधानी को अगर हम छोड़ दें, रांची को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी इलाका में हमको नहीं लग रहा है कि लोगों के पास खाने का तकलीफ है, रहने का तकलीफ है, ये कोई इशू नहीं है अभी लोग। ये इशू बन जाएगा आने वाला समय में, एक अलग मामला है कि 2 महीना से लोग कमाए नहीं तो बच्चों का फीस क्या होगा, अगर वो बीमार हो रहे हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्चा कहाँ से लाएंगे, वो एक इशू रह जाएगा। लेकिन तब भी इशू, हम बार बार बोल रहे हैं, इशू पहले भी था कि आज आप रांची में क्या बोलते हैं RMCH हॉस्पिटल को अगर देखिएगा तो लंबा कतार लगा हुआ रहता है, बाकी हॉस्पिटल में तो इतना क्या बोलते हैं फीस है जहां गरीब लोग जा नहीं पाते। तो ऐसे भी माइनिंग में अगर काम कर रहे हैं और वो भी ठेका मजदूर में है, तो क्या पैसा उनको मिल रहा है, वो किसी तरह से अपना जीविका को जी रहे हैं। लेकिन आज इस क्राइसिस में ऐसा नहीं है कि आदिवासी इलाका अगर हम बात करें, कुछ 22 जिला का अगर हम बात कर दे, 22 जिला का झारखंड का, तो हमको नहीं लग रहा है कि उनके लिए खाने का कोई तकलीफ है इस क्राइसिस से। दूसरा है कि चूंकि अभी ये अभी लॉकडाउन है और क्या बोलते हैं हम, ये जो सवाल है क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट का सवाल हो या लैंड एक्विजिशन का सवाल हो, ये निश्चित तौर से हम लोग को लग रहा है बंद पड़ा हुआ है। लेकिन जिनको जमीन लेना है, जिनका क्या बोलते हैं MOU साइन हुआ है, वो लॉकडाउन खत्म होगा और तुरंत उस पर आक्रमण होगा, ये एकदम लिखित है, इस पे कोई दो राय नहीं। जिस तरह से अभी बड़का गांव का अगर हम बात करें, जहां क्या बोलते हैं NTPC का मामला है, अभी निको एंड जसवाल का मामला है, फिर अभी जिंदल का नया क्या बोलते हैं MOU साइन हुआ है बड़का गांव में, ये लोग तैयार बैठे हुए हैं कि क्या बोलते हैं जैसे ही खत्म होगा वो लोग उसके लिए फिर से क्या बोलते हैं अधिग्रहण के लिए आगे बढ़ेंगे। तो ये लड़ाई कुछ समय के लिए रुका हुआ है या हम कुछ समय के लिए रिलैक्स है, लेकिन अल्टीमेट क्या बोलते हैं आक्रमण बंद होने के बाद, लॉकडाउन होने के बाद ये आगे बढ़ेगा और हम लोग सब लोग जान रहे हैं रुकने वाला नहीं, ये आगे बढ़ेगा। फिर भी एक मैसेज तो है कि आज जंगल अगर बचा हुआ है जहां लोग दिक्कत नहीं है, लकड़ी आपको मिल जा रहा है, आप गैस, आप मोदी गैस बांट दिया, अब गांव में गैस मिलेगा कहां से, तो कम से कम किस्मत वाले हैं कि जंगल बचा हुआ है तो लकड़ी लेके कम से कम खाना बना लेंगे। तो ये जो व्यवस्था है, जो बचा के रखा गया व्यवस्था है, इस व्यवस्था से लोग सस्टेन कर ले रहे। वही समाज के लोग, जिस तरह से अशोक जी बोले कि बाजार में श्रम के लिए जो आए हुए हैं, आज झारखंड में जो आदिवासी लोग विशेषकर रांची शहर में जो आए हुए हैं, उनका स्थिति दयनीय है, क्योंकि अब यहाँ पर कमाने के लिए आए थे, अब कुछ काम नहीं है तो उनके पास खाने के लिए नहीं है। अब अगर वो वापस गांव चले जाते तो
उनको कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन से वो फंस गए हैं तो जा भी नहीं पाए हैं। तो ऐसे लोगों का समस्या है। अभी हम आज कल ही हम कुछ स्टूडेंट लोग हमको फोन किया कि हम लोग बहुत दिक्कत में हैं, तो हम लोग के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो हम पूछे कहाँ से है, तो फलना गांव से हम हैं। तो भाई आप लोग क्यों नहीं गए? तो बोला हम लोग जाने का तैयारी कर रहे थे लेकिन लॉकडाउन हो गया, हम लोग जा नहीं पाए। अब देखिए उनका क्राइसिस, जबकि उनके घर में खाने के लिए सब चीज है, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं हो सकता, उनका यहाँ सामान नहीं आ सकता है। तो जो लोग शहर में आके फंस गए हैं उनका स्थिति तो खराब है, लेकिन जो गांव में है वो लोग पूरे मजा में है, कोई दिक्कत नहीं। लगातार हमारा हम अभी बड़का गांव दीपक से मेरा संपर्क हो रहा है। वो लोग सब्जी, इतना सब्जी है, लोग बेच रहा है, खा रहा है, सब लोग है मजे में है। तो ऐसा स्थिति नहीं है गांव में इतना स्थिति। हाँ, लेकिन एक चीज जो इस क्राइसिस से गांव में गलत मैसेज डाल दिया है, उसको समझने की जरूरत है कि कैसे गांव में भी एक जो हम लोग देखते हैं कि छुआछूत वाला, वो गांव में भी इसको डालने का प्रयास कर दिया गया कि भाई अपने ही गांव का आदमी है लेकिन अभी शहर से लौट रहा था, तो भाई बाहर से आया है, छुआछूत है, इसको हटाओ, ये घर गांव का नहीं है, अभी इसको किनारे रखो। ठीक है, सेफ्टी के लिए आप उसको कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जो मानसिकता जो बन रहा है लोगों का गांव में, ये एक गलत मैसेज जा रहा है। जो एक समाज का जो समरसता है, समाज का जो एकता है, वो कहीं ना कहीं वो तोड़ने का प्रयास हो रहा है। जिसको हम बार बार मैसेज दे रहे हैं कि ठीक है, सेफ्टी के लिए आप उन लोगों को पंचायत भवन पे रखिए, लेकिन वो गांव का लोग है, उनका व्यवस्था करिए। ये तमाम चीज आप लोगों को देखना है गांव वालों को, क्योंकि आप ही का गांव का है। लेकिन तब भी है कि ये कहीं ना कहीं जो मैसेज शहर से जा रहा है, ये गांव में भी घुस चुका है। बहुत जगह से न्यूज भी आ रहा है कि कैसे लड़ाई हो रहा है गाँव में। एक गाँव बगल वाला गाँव से दूसरे गाँव में लड़ाई, थोड़ा मतलब लड़ाई ऐसा नहीं बोले, लेकिन थोड़ा टसल दिखने को प्रयास कर रहा है। Preeta, actually before the questions, there are many who have commented also on the chat window. So, but I'll not be able to read all of it because of the time. And especially there's a student, Abhay, Abhay Raj from APU, who has given the constitutional framework also. So thank you all for that participation. And going on to Preeta's question, globally there is a push towards phasing out of coal and hope it will be more after the corona crisis. So how do the mining industry, especially the workers, see this phase out? वो सवाल ये था कि ये कोरोना के बाद ये जो कोल बेस्ड एनर्जी जनरेशन है उसमें कमी आएगी होपफुली, और ये जो होगा तो जो माइनिंग वर्कर्स हैं वो किस तरह से इस चीजों को देखेंगे? देखिए, हम देश के और जगह का स्थिति का बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर झारखंड के बारे में अगर बोले, विशेषकर कोल माइनिंग का बात बोले, तो आप धनबाद के एरिया, झरिया के एरिया, और इधर चतरा में नया मगध परियोजना जो है, ये कुछ जो इलाका है, और विशेषकर पिपरवार के तरफ और खलारी के तरफ कुछ इलाका है जहां ऑलरेडी कोल माइंस चल रहे हैं। बाकी झारखंड में जितने जगह है पोस्ट माइंस है, जहां 10-15 साल से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और माइंस को रोक के रखे। एक सवाल इस पे जो है, जब हम कोल माइन बोल रहे हैं तो एक चीज नहीं रुकेगा, वो है कि हम लोग का बार बार मेरा मानना है, और हम लोग बार बार इस बात को हम रखने का प्रयास करते हैं कि एक माइनिंग कंपनी का एक स्ट्रेटेजी जो है, वो एक स्ट्रेटेजी था कि आप लैंड अक्वायर कर लीजिए। लैंड एक बड़ा एसेट है, और लैंड अक्वायर करने के बाद आप उसमें कोल माइन करना चाहते हैं या बाकी और भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं वो कर ले। और ये हम लोग मित्तल के समय से ही देखे, जब मित्तल यहाँ आया तो ये हम लोग को पहले पता था कि कुछ करने नहीं जा रहा है, लेकिन वो लैंड अक्वायर करने जा रहा है ताकि बड़े पैमाने पे लैंड उसके हाथ में रहे और समय के अनुसार वो जो चाहेंगे उस पे कर ले। श्रमिक कैसे देखेंगे इसको? सवाल ये है पुनीत भाई कि माइन काम करने वाले जो श्रमिक हैं, ये जब ट्रांजिशन होगा, माइंस बंद होंगे, तो किस तरह से इसको देख रहे हैं? ये सवाल ये था। देखिए, मेरे हिसाब से हमको इस पे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आने वाला समय में भी जो माइंस का बोलते हैं झारखंड में चल रहा है वो बंद होने के कगार में। अभी भी ये कम से कम कुछ समय तक ये माइंस चलेंगे। ये तो ये कोविड का खत्म होने के बाद भी जो माइंस ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, जो चालू कंडीशन पे है, उस पे काम होगा ही होगा। नया अक्वायर होंगे कि नहीं होंगे, अगर क्या बोलते हैं आने वाला समय में कोल माइंस को लेके
या कोल एनर्जी को लेके जो सवाल है वो कम होगा, बाकी एनर्जी पे लोग काम करेंगे। इस पे हमको लगता है, और जो लोग का बोलते हैं इस पे जानकार लोग हैं, वो मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब बेहतर रूप से दे पाएंगे। अगला सवाल ले लेते हैं। There isn't a question, but there is one observation by Ranjani Rao. There has to be a just transition for all livelihoods, which will not exist in the future, like providing basic income support. If Puneet can, give his opinion on the basic income and. हम इसको ऐसा देखते हैं, अभी आप कल परसों का भी न्यूज देखिएगा जहां 12 घंटा के लिए का बोलते हैं काम कराया जा रहा है। हमको मेरा मानना है कि आने वाला समय में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के लिए और दबाव बनने वाला है। इनके लिए दबाव कम नहीं होगा आने वाला समय, इनका शोषण और ज्यादा होने जाएगा ये कोविड क्राइसिस के बाद। इनका ये मेरा अपना आकलन है। अब देखते हैं इस पे क्या होगा। हमको इसमें सचेत रहना है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर है, जो श्रम के लिए विभिन्न राज्यों में गए हैं, देखिएगा इनका श्रम का ऐसे भी लूट हो रहा था, आने वाला समय में इनका श्रम का और भी लूट होगा, और इनके श्रम के बदले में जो इनको देना चाहिए वो भी देखिएगा इनको कम मिलेगा। अगर इस पूरे क्राइसिस में एक बदलाव हम उम्मीद करते हैं और ऐसे सरकार से भारत में, तो अगर वो बदलाव होता है तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चीज होगा। लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आज तक जैसे अशोक दा बोला है, श्रम, ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर है, जिनका डेवलपमेंट में, देश के विकास में जिनका बड़ा भूमिका है, लेकिन कभी भी इसको देखा नहीं गया, हरदम इनको नजरअंदाज किया गया है। और ये प्रक्रिया आगे भी चलेगा। इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्करों पे दबाव बनेगा और इनका श्रम को फिर से लूटा जाएगा, बड़े पैमाने पे लूटा जाएगा इनका श्रम। इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं पुनीत भाई, मैं ये बस उन्हें कहना चाहता हूं कि ये पूंजीवादी व्यवस्था का ये चरित्र ही है कि वो एक्यूमुलेशन करता है, वो और बड़ा होना चाहता है, उसमें सेंट्रलाइजेशन होता है, और उसका चरित्र ही ऐसा होता है कि उसमें एक रिजर्व आर्मी की तरह से आप कह लें कि बहुत सारे मजदूर उस समय वो गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं होते, उनका एक रिजर्व होता है। तो ये कैपिटल ही उसको गवर्न करता है कि वो कैसे वो मजदूरी में रहेंगे या मजदूरी में नहीं रहेंगे। और ये एक्यूट होगा जब क्राइसिस होगा, तो एक्यूट होगा जब ट्रांजिशन होगा, तो एक्यूट होगा। तो उस प्रकार से ये हमको लगता है कि ये इसमें ये होना ही है। ये अगर पूंजीवादी व्यवस्था को देख ले जिस तरह से वो चल रहा है, तो इसमें कोई आश्चर्यचकित बात नहीं होगी कि अगर उनका क्राइसिस के समय उनकी तकलीफें और बढ़ती हैं। वो पॉपुलिज्म जिसको कहते हैं, मतलब अगर मार्क्सियन टर्म यूज करें कि प्लोलेटारियत और पॉपुलिज्म, प्लोलेटारियत से वो पॉपुलिज्म की तरफ चले जाएंगे, यानी उनके पास कुछ भी नहीं होगा। प्लोलेटारियत तो मतलब मजदूर हुआ एक तरह से कि वो कैपिटल में इंक्रीज कर रहा है, और पॉपुलिज्म हुआ उसके पास कुछ भी नहीं है, उसका एक तरह से मान लीजिए कि उसके पास कुछ भी नहीं। तो ये होगा पॉपुलिज्म। अगर आपका ये कहना है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का पॉपुलिज्म बढ़ेगा, तो हमें भी लगता है कि ये पॉपुलिज्म बढ़ेगा। Actually this will be the last question by Jessilia, but before going for that there is another one by Vijayan, but I don't think we'll be able to answer it, but I'm just reading it out, so maybe as a point to ponder we can take it. After this crisis, do you think Adivasi regions like Jharkhand and Chhattisgarh would have been better off without India? What does it say about the federal system or about the self-reliance of Adivasi homelands? So maybe this is something that is much larger and we really don't have the time right now to discuss it. सोच सकते हैं. And Jessilia has asked, when the labor community came together, either in Mumbai over the rumor that trains have started, in Surat that they want to go back home, and in Kerala as the food provided to them was not as per appetite. It was said it was politicized. How do you see this? देखिए, पूरे बहुत लोगों का इसमें क्या बोलते हैं टिप्पणी आया था कि ये लॉकडाउन जरूरी था, लेकिन लॉकडाउन से पहले जो तैयारी होना था सरकार की तरफ से वो एकदम नहीं हुआ। दूसरा,
सरकार को ये भी अंदाजा नहीं था जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कितने माइग्रेंट वर्कर का बोलते हैं बाहर में हैं, किस राज्य से कितने माइग्रेंट वर्कर आए हैं, उनके पास कोई डेटा भी नहीं था और बहुत लोगों के पास ये डेटा नहीं है। और ये आकलन भी नहीं कर पाए थे सरकार कि इस तरह का लॉकडाउन में ये देखने को मिलेगा। और इसी का क्या बोलते हैं नतीजा है कि इस तरह का जो तैयारी नहीं हुआ और जिसके चलते जो मैसेज जा रहा था, लोग ये डर हो गया लोगों में कि भाई यहाँ रह के तो हम मरेंगे, इससे बढ़िया हम घर वापस लौटते हैं। तो लोग बड़े पैमाने पे वापस अपना घर लौटने की तैयारी करने लगे और जो न्यूज में हम लोग देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग बाहर निकल गए हैं और क्या बोलते हैं अपना घर वापस जाना चाह रहे हैं। ये भी अपने आप में अगर हम इसको देखते हैं कि अपने आप में मतलब मतलब कि किस तरह से सरकार में एक लाज शर्म जो होता है कि अपने देश के जो आदमी हैं उनको आप रास्ता में भूखे उतार दिए हैं और उनका कोई व्यवस्था आप नहीं किए। तो एक तो है कि यही सब चीज जो दिख रहा है और आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यहीं पर हम लोग को एक बार फिर से रीथिंक करने का जरूरत है कि ये जो हो रहा है देश के अंदर पे, इसको लेके हमारा आगे का रास्ता क्या हो। ये जो डर पैदा करके रखा हुआ है आज पूरे लॉकडाउन में, जो डर पैदा हुआ लोगों को कि इस लॉकडाउन पे हम जहां पर भी वहां भूखे मर जाएंगे, हम अपना घर हमको जाना है, ये डर जो आया, इनसिक्योरिटी जो लोगों में बढ़ा, ये चीज को देखते हुए हम लोग को थोड़ा अपना आने वाला समय में अपना थोड़ा काम करने का दिशा सोचने का जरूरत है और सरकार को इस सवाल को लेके उसको कटघरे में खड़ा करने का जरूरत है। मुझे लगता है कि समय हो गया है। Sorry to everybody, we have not been able to read out your comments, and I'm sure we'll go back and read them. We'll scroll the screen and get to your comments. There is no time to reflect on those comments, so sorry about that. Thank you, Puneet Mins, for his very insightful talk on the subject, and thank you all for organizing this, Priya for coordinating this and asking questions, and everybody who was involved in organizing this. Thank you. So we'll close the session now.